हेलो लर्नर्स। ये हमारा सेकेंड वीडियो है सीरीज़ में। जो पहला वीडियो था वो था स्पोकन इंग्लिश लर्निंग टेक्निक्स, और ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देख लें और फिर आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि बिना पहले वीडियो को समझे आप इस वीडियो की इम्पोर्टेंस को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपका प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। हमने सीखा था कि इंग्लिश सीखने के दौरान 5 पड़ाव हैं, 5 चीज़ें करनी होती हैं। और सबसे हमने पहला पड़ाव माना था रीडिंग को। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस पड़ाव में क्या करें और क्या ना करें, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डूज एंड डोंट्स। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा अपने आगे के वीडियो के सीरीज़ में, जिसका नाम है talkenglish.com। और वहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस की गई बहुत सारी बातों को दोबारा देखेंगे कि वो रिपीट हुई हैं। और मैंने ये उसी वेबसाइट्स पे सीखा था, समझा था। अ, उनका मानना है कि हमें फ्रेजेस सीखना चाहिए, ना कि अ, कोई भी वर्ड यहाँ वहाँ से उठा के पढ़ लिया। अभी फ्रेज क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं उसको हिंदी में समझा देता हूँ। फ्रेज शब्दों का एक छोटा सा समूह होता है, ग्रुप होता है, जो अक्सर साथ साथ पाया जाता है और उसके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, हम बच्चों को सिखाते हैं वेजिटेबल्स, हम बच्चों को सिखाते हैं कलर्स। तो ये बॉडी पार्ट्स, कलर्स, वेजिटेबल्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अक्सर फ्रेज जो हैं वो साथ पाए जाते हैं और वो किसी एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा होते हैं। अब ये फ्रेज जो है वो एक क्लॉज का हिस्सा होता है। अब क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ग्रामेटिकल वर्ड है। आप यहाँ उसका मतलब पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। एक हम सब जब बोलते हैं कि बोलना, बोलना मतलब स्पीच, और हम हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वाक्यों के द्वारा, सेंटेंसेस के द्वारा। तो बोलचाल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटा कंपोनेंट है वो है सेंटेंस। सेंटेंस एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होता है जिसको सुनकर लोग हमारी बात पूरी तरह समझ पाते हैं। और क्लॉज जो है एक सेंटेंस का एक आधा या एक चौथाई हिस्सा या जो भी एक हिस्सा होता है, जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट मतलब होता है। और हम जब क्लॉजेस को जोड़ लेते हैं एक पैटर्न में, और वो पैटर्न का जो बेसिस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ग्रामर होता है। और उसी छोटे से पार्ट को, जो सेंटेंस का हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो परेशान ना हो। अभी हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, और मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, ज़्यादा ग्रामर सीखने से फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर जो मैंने आपको भी बताया था भाषण देकर, यहाँ पे उसको आप पढ़ सकते हैं। आप कृपया पढ़ें इस स्लाइड को। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे छोटा तो चीज़ जो एंटिटी हुआ, जो सबसे छोटा क्या कहेंगे हम उसको, एंटिटी को हिंदी में मैं भी, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है। सबसे छोटी चीज़ वर्ड, उससे बड़ा फ्रेज, उससे बड़ा क्लॉज, उससे बड़ा फिर सेंटेंस, फिर सेंटेंस बनता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ बनता है एक कॉम्पोजिशन। तो ये जो है हमारे सीखने का ग्रेडेशन है, एक डिग्री ऑफ लर्निंग है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है, मैं समझाना चाहता हूँ
कि आप कृपया यहाँ वहाँ से वर्ड्स ना सीखें। जब भी सीखें तो हमेशा फ्रेज सीखें, एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखें, ताकि आपको उस शब्द के इस्तेमाल करने में फ़ायदा हो, आसानी हो। रीडिंग के दौरान क्या करें क्या ना करें। सबसे पहला है कि कभी भी स्किप ना करें। यहाँ पे इसका मैंने मतलब भी दिया हुआ है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको कोई वर्ड मिला जो आपको समझ में नहीं आया, तो अक्सर हमें सलाह दी जाती है कि बेटा उस वर्ड को कहीं साइड में लिख लो, जब पूरा पढ़ लो तो उसका मतलब ढूंढ लेना, वहाँ पे लिख देना और समझ में आ जाएगा। मगर यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगा एक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के बारे में, जो ये कहता है कि अगर सीखते वक्त, पढ़ते वक्त, देखते वक्त आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, तो आपका दिमाग वहीं पे रुक जाता है, अटक जाता है, और जब तक वो चीज़ आप क्लियर नहीं करेंगे वो आगे ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए पढ़ते वक्त कभी भी छोड़े ना, और हमेशा अपने साथ एक छोटी डिक्शनरी ज़रूर रखें। यहाँ पर मैंने आपसे ये कहा है कि आप अपनी शुरुआत में इंग्लिश टू मदर टंग डिक्शनरी खरीद सकते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। आप बांग्ला बोलते हैं घर में तो इंग्लिश टू बांग्ला यूज़ करें, पंजाबी, जो भी। लेकिन हमने जो पहला वीडियो देखा था उसमें एक टेक्निक था इमर्स, खुद को डुबा देना। तो आपके एनवायरनमेंट में अगर इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा होगी तो आपके सीखने की रफ्तार स्लो होगी, और इसीलिए आपको धीमे धीमे अपने डिक्शनरी को बदल लेना है और यूज़ करना है इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं उस बात को जो हमने पहले भी किया था कि रैंडम वर्ड्स ना रटें। मतलब कहीं से भी उठा कुछ भी पढ़ लिया, डिक्शनरी से पेज रट रहे हैं, ये मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है। हमेशा फ्रेज से शुरू करें, फ्रेज के क्लॉज बनाएं और क्लॉज से सेंटेंस बनाएं। यादाश्त के बारे में यहाँ पर मैंने 2 बातें लिखी हैं हिंदी में कि अगर हम किसी वर्ड के साथ कोई महत्वपूर्ण चीज़ या याद को जोड़ सकते हैं तो हमें वो याद रहेगी, और हमने अगर यूं ही कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, तो हमें दोबारा याद आने में बहुत मुश्किल आएगी। और मैंने कहीं ये पढ़ा था कि हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड होता है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाने के लिए। तो आपने जिन वर्ड्स को याद किया है, सीखा है, अगर आपका उसका किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ जुड़ाव नहीं है तो आप उसको अक्सर भूल जाएंगे। पढ़ते वक्त आपको कई बार सलाह मिली होगी न्यूज़पेपर पढ़ें। माफ़ कीजिए, वो सलाह सही नहीं है। जब मैं आपको प्रेजेंटेशंस दिखाऊंगा talkenglish.com पे, talkenglish.com एक नेटिव स्पीकर ने बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, जो ESL के स्टूडेंट्स हैं। ESL मतलब कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो उन्होंने भी कहा है कि आप कृपया न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज़ के द्वारा इंग्लिश ना सीखें। ऐसा क्यों है आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फ़िलहाल आप ये समझें कि आप पढ़ने के लिए उन सामग्रियों का इस्तेमाल करें जो पढ़ के आपको अच्छा लगे, मज़ा आए, इंटरेस्टिंग लगे। जैसे कि कॉमिक्स, स्टोरीज़, प्लेज एंड नॉवेल्स। और कॉमिक्स आप माने या ना माने, इवन बड़े लोगों को पढ़नी अच्छी लगती है। मेरे घर में मेरा एक छोटा बेटा है जो कार्टून्स देखता है,
और जब वो कार्टून देख रहा होता है तो मैं भी देख रहा होता हूँ और मैं भी हंसता हूँ, मैं भी एंजॉय करता हूँ। और इन सब चीज़ों में मैंने जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, कॉमिक्स, स्टोरीज, प्लेज, प्लेज मतलब नाटक, और नॉवेल्स मतलब उपन्यास, इंग्लिश के उपन्यास ऑफ कोर्स, इन सब में आप पाएंगे कॉन्वर्सेशंस। कॉन्वर्सेशंस यानी कि वार्तालाप। और आप सीखना वही चाहते हैं, आप वार्तालाप करना सीखना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही है बातचीत। तो इसीलिए हमेशा इन 4 एग्जाम्पल्स को पढ़ें। न्यूज़पेपर कृपया ना पढ़ें। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ, कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है, किस शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में होता है। आप हिंदी में भी जानते हैं आप इसको कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग अगर संदर्भ बदल जाता है तो उसका मतलब भी बदल जाता है। और वही बात इंग्लिश पर भी लागू होती है। तो जब भी आप पढ़ें तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये शब्द का प्रयोग, ये फ्रेज़ का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। बाकी आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैसे एक रन वर्ड का 4 प्रकार से इस्तेमाल किया गया है और कॉन्टेक्स्ट बदलता गया है। इंग्लिश में एक शब्द के अनेक मतलब होते हैं और अनेक प्रयोग होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा फिर अगले तीसरे वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।